हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी मस्त चली होगी। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण 5 नंबर पे फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और आज की इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से आपको समझाने भी वाले, तो पूरा वीडियो देखना। और ये आपसे कह रहे हैं ना, बार बार पूछा जाता है हर साल पेपर में, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, आपको इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरुआत करते हैं आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में। ठीक है, तो देखो बात करें, हम लोग जो क्लास 12 फिजिक्स का 11वां चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति वाला या दोहरी प्रकृति वाला, उसी का ये टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव, देहली आवृत्ति, देहली तरंग, इन सब की परिभाषाएं पढ़ा दी थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम पढ़ा दिया था, और जो हर्ट्ज और लेनार्ड की प्रेक्षण थे, हाल्वेस प्रयोग था, ये सारी चीजें हमने इसके पहले वाले वीडियोज पे आपको बता दिया था। तो अगर वो वाले वीडियो नहीं देखे तो आप लोग उनको भी जाके देख सकते हो, क्योंकि वो बेसिक चीजें थी, उनको पढ़ लोगे तो आगे की चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और उन वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है। तो देखो, जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, आइंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को, मतलब उसी की व्याख्या करते हुए आपका क्या किया, अपना एक समीकरण दिया। ठीक है, तो देखो बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, तो समझ रहे थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव में कहा गया था कि जब मान लो आपके पास कोई क्या है, धातु, अगर आपका कोई धातु है और उस धातु के ऊपर क्या गिर रहा है, प्रकाश गिर रहा है, प्रकाश या पराबैंगनी किरणें क्या हो रही है, गिर रही है इस टाइप से। ठीक है, अगर किसी धातु पे क्या होता है, प्रकाश आपतित होता है, तो धातु से, धातु की जो सतह है ना, ये धातु की सतह, धातु की सतह से क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और इस घटना को ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा भी यहाँ से बता सकते हो कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के निकलने की घटना या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए ही आइंस्टीन ने अपना समीकरण दिया। अब पढ़ते इसमें आइंस्टीन ने क्या किया। ठीक है, तो देखो यहाँ से हेडिंग लगी है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। कहा गया यहाँ से कि आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से की। आइंस्टीन ने क्या किया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाकर इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या की। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, वो नीचे लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे ये होता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। देखो, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये बात बताई जाती है कि जो प्रकाश होता है, एनर्जी अर्थात ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश किस टाइप से चलता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इसी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन ने इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। ठीक है, समझ गया ना क्या चीज है कि आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से की, और इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेट्स के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन बोला जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे धातु पे, जैसे किसी भी धातु पे जो प्रकाश आता है, तो उन्होंने माना प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आइंस्टीन ने कि प्रकाश जो यहाँ पे आ रहा है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में आ रहा है। तो जब यहाँ पे प्रकाश यहाँ पे आके इस धातु पे पड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहा है, तो कहा गया ये जो प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन किया। तो प्रकाश जो है ना, इसकी जो ऊर्जा है, दो भागों में खर्च होती है। प्रकाश जब धातु पे आएगा तो कुछ ऊर्जा लगाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, क्योंकि एनर्जी के छोटे छोटे, एनर्जी मतलब ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्रकाश चलता है ना। तो इस आधार में उन्होंने बताया कि जो प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से उत्सर्जित होते हैं धातु से, तो जो ऊर्जा होती है ना प्रकाश की, ये दो भागों में खर्च होती है। आइंस्टीन ने बताया कि जो प्रकाश है, इसकी ऊर्जा दो भागों में खर्च होती है। पहला कार्यफलन के रूप में, ठीक है, पहला कार्यफलन के रूप में, प्लस दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, दो भागों में इसकी ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा दो भागों में खर्च हो जाती है। पहला कार्यफलन के रूप में और दूसरा गतिज ऊर्जा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब धातु की सतह से निकलते हैं अर्थात गति करते हैं वहां से, तो उसके कारण गतिज ऊर्जा लगती है। ठीक है, तो कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च होता है। यही आइंस्टीन का समीकरण और कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ से कहा गया जब फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, मतलब जब फोटोन क्या है, यही जो प्रकाश है,
ये फोटोन ना ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें क्वांटा फोटोन कहते हैं। तो जब फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पे आपतित होता है या आता है तो उसकी ऊर्जा जो होती है दो भागों में खर्च होती है, दो भागों में बढ़ जाती है। मतलब जब प्रकाश आता है धातु की सतह पे तो ऊर्जा दो भागों में खर्च होती है। कौन कौन सा? पहला कार्यफलन के रूप में और दूसरा इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में, मतलब गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, ये दो भागों में आपका खर्च होता है। ये चीज हमने आपको समझाया। ठीक है, अब इसी आधार पर उन्होंने समीकरण दिया। तो पहला किस रूप में खर्च हुआ? कार्यफलन के रूप में। तो कार्यफलन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कार्यफलन W बराबर सूत्र होता है h न्यू नॉट। क्या फॉर्मूला होता है? W बराबर h न्यू नॉट। जहां W को कार्यफलन बोलते हैं, H को प्लांक नियतांक बोलते हैं और न्यू नॉट को देहली आवृत्ति बोलते हैं। इससे क्या पढ़ेंगे? न्यू नॉट देहली आवृत्ति। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। फिर है इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में, मतलब गतिज ऊर्जा के रूप में। तो गतिज ऊर्जा का सबको फॉर्मूला पता होगा, K बराबर 1/2 mv² होता है। फॉर्मूला सबको पता है। तो यहाँ से गतिज ऊर्जा जो होती है अधिकतम होती है, इसलिए यहाँ से आपको K क्या लिखना है? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, बराबर 1/2। M क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। V क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की चाल या वेग हो जाएगा। ठीक है, mv², और ये भी मैक्सिमम हो। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम। ठीक है, तो K मैक्सिमम बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। मतलब K मैक्सिमम का क्या मतलब? अधिकतम गतिज ऊर्जा। V मैक्सिमम का क्या मतलब? अधिकतम वेग। ठीक है, तो इसे मान लेना समीकरण नंबर 2। देखो क्या कहा आइंस्टीन ने कि ऊर्जा दो भागों में खर्च होती है, पहला कार्यफलन के रूप में, दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो कार्यफलन W के रूप में खर्च हुई, दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। तो दो भागों में ऊर्जा खर्च हुई। अब आगे से हम लिखते हैं अतः कुल ऊर्जा। ठीक है, ये तो अलग अलग ऊर्जा ही ना। अब हम यहाँ से कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं अब कुल ऊर्जा। तो अब कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कुल ऊर्जा आपको बताया था कार्यफलन और गतिज ऊर्जा दो भागों में खर्च होती है। तो कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगी कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी कुल ऊर्जा। ठीक है, और ये इसे थोड़ा ऐसे कर दो। ठीक है, ये जो आपका था ये आपको केवल समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, तो अब कुल ऊर्जा कितनी होगी? कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर में। अब मान लो कुल ऊर्जा जो E हो, ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्यफलन W प्लस गतिज ऊर्जा क्या है? K मैक्सिमम। तो इनकी वैल्यू रख दो। E देखो आइंस्टीन के अनुसार यहाँ से लिखते हैं, चूंकि यहाँ से लिख दो आइंस्टीन के अनुसार। ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा। ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार फोटोन या प्रकाश की ऊर्जा, आइंस्टीन के अनुसार फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर, फोटोन की जो ऊर्जा होती है ना E बराबर, उसका सूत्र होता है h न्यू। E बराबर कितना होता है? h न्यू। इसे मान लेना समीकरण नंबर 3। ठीक है, E बराबर कितना? h न्यू। अब ये जो E बराबर h न्यू है, देखो इसे समीकरण 3 मानो। ठीक है, समीकरण 3 इसे मानो। देखो E बराबर कितना है? हमने लिखा आइंस्टीन के अनुसार फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू। तो अब इस E का मान हम लोग समीकरण 3 पर रख देंगे। ठीक है, लिखते हैं यहाँ से E W। देखो E W और K मैक्सिमम का मान समीकरण 3 पर रखने पर। ठीक है, लिखते हैं E, W, K मैक्सिमम का मान समीकरण 3 पे रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, हम लोग समीकरण 3 में इसके मान को रख देते हैं। ठीक है, तो देखो समीकरण 3 का E बराबर W प्लस K मैक्सिमम। E की वैल्यू कितनी है? h न्यू। तो h न्यू रख दो, बराबर W कितना है? h न्यू नॉट। तो h न्यू नॉट रख दो, प्लस K मैक्सिमम कितना है? 1/2 mv² मैक्सिमम। तो 1/2 mv² मैक्सिमम रख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आप देखो ये जो h न्यू है इधर, उधर h न्यू नॉट है, तो ये प्लस का इसे इधर ले लो तो माइनस का आ जाएगा। तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ से अगर h कॉमन ले लो तो कोष्टक में आ जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। कितना आ गया? h कोष्टक में न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसे कोष्टक में बंद कर लो, आगे लिख दो। यही आइंस्टीन भैया का, आइंस्टीन वैज्ञानिक का, ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत का समीकरण है। ठीक है, 5 नंबर बाकी हो चुके और कुछ नहीं करना। ठीक है, प्रकाश विद्युत समीकरण है। ठीक है, समीकरण है। ठीक है, आप देखो इसमें h क्या चीज है? h प्लांक नियतांक है। आगे चाहो तो नोट कर लेना। जहां h प्लांक नियतांक है, ये न्यू क्या है?
इसे बोलते हैं आवृत्ति और न्यू नॉट है दहलीय आवृत्ति। ठीक है, देखो कहीं पे नोट कर देते हैं, यहाँ पे नोट कर देते हैं, इसके आगे का नोट कर लेना। ठीक है, एच क्या है? प्लांग नीयतांक। एच क्या है? प्लांग नीयतांक। इसे देखो सारी चीज हमने यहाँ पे नोट कर दी, आप लोग आगे नोट कर लेना। एच क्या है? प्लांग नीयतांक। न्यू को बोलते हैं आवृत्ति, न्यू नॉट क्या है? दहलीय आवृत्ति। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और वी क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। यही आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। इस तरह से आपके 5 नंबर आसानी से पक्के हो चुके हैं। तो देख सकते हो कितना आसान था। बस यहाँ से E बराबर W प्लस के मैक्सिमम, मतलब जो फोटोन की ऊर्जा E होती है 2 भागों में खर्च होती है कार्यफलन W और गतिज ऊर्जा K के रूप में। ठीक है, पूरा समीकरण इस टाइप से निकाल दो, 5 नंबर तुरंत मिल गए। ठीक है, तो आशा करते हैं आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण एकदम आसानी से तैयार हो चुका। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना वो सब्सक्राइब कर लेना सबको, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी चल रही है। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखना क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे फिजिक्स के आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, पहले चैप्टर से लगा के सारे वीडियो। ठीक है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी है, वहां पे केमिस्ट्री के सारे वीडियो मस्त तरीके से चैनल से पढ़ के तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो जरूर बताना कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, कमेंट करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो आपको समझ में आया। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना है। और इसके बाद एक आपका और टॉपिक है डी ब्रोगली समीकरण वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी जरूर तैयार करना है सबको, क्योंकि वो भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास पे, इसे नोट कर लो और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उनको भी बता देना इसको तैयार कर ले, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट कर लो इसे।